नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। अब की बार 350 के पार बीजेपी के इस नारे की फिलहाल हवा निकलती नजर आ रही है। बीजेपी का ये नारा उस पर ही भारी पड़ गया है। बीजेपी में जिस तरह से फूट पड़ी है उससे सपा गठबंधन में बाहर आ गई है। सपा का गठबंधन लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली और इस मौके पर अखिलेश के साथ मंच पर मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, मौर्य ने सीएम योगी पर निशाना साधा और कहा बीजेपी ने 2017 में उनको सीएम बनाने की हवा उड़ाई थी, लेकिन फिर धोखा दे दिया। स्वामी बोले कि बीजेपी 80-20 का नारा देती है। मैं कहता हूं कि 80-20 नहीं, अब 15-85% होगा। या 85% हमारा है और 15 में भी बंटवारा है। मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर योगी पाप करते हैं और हिंदुओं की दुहाई देते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जाति के लोग ही हिंदू हैं? वही 10 से 5%? जी, फिर तो आपका बिस्तर भी पैक होना तय है। वो बोले कि अब सब एक साथ खड़े होंगे। आज जिन 10% को आप हिंदू मानते हो उनमें भी बंटवारा होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ समाजवादी और अंबेडकरवादी हैं। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने लगातार कई तीर छोड़े बीजेपी पर। यूपी में चुनावों में बीजेपी हिंदुत्व के नारे को बुलंद करती हुई आगे बढ़ रही थी और इस नारे के सहारे वो एक बार फिर सत्ता की चाबी हासिल करना चाहती थी। लेकिन साल के पहले महीने के दूसरे शनिवार को यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा हो जाती है और फिर अचानक कुछ ऐसा होने लगता है कि यूपी में चुनावी रंग ही बदल जाता है। आज के हालात में हिंदुत्व का नारा अचानक ओबीसी के साथ अन्याय के शोरगुल में गुम हो गया है। योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत धड़ाधड़ विधायकों के इस्तीफों ने भगवा पार्टी के लिए टेंशन पैदा कर दी है। बीजेपी में पिछले 4 दिनों से जारी मंत्रियों विधायकों का पलायन क्या पहले से प्लान था? खबरों की माने तो करीब 1 महीना पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी साबित हुए गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भगदड़ की स्क्रिप्ट लिख दी थी। यही कारण है कि पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर मंत्री और विधायक न सिर्फ गैर यादव ओबीसी वर्ग के हैं, बल्कि इनके इस्तीफे की भाषा भी एक जैसी है। खास बात यह है कि बीजेपी नेतृत्व को इस पलायन की जानकारी थी। पिछले महीने इन नेताओं से संपर्क भी साधा गया। शुरुआती मान मनोबल के बाद प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को सब ठीक हो जाने का संदेश दिया। हालांकि शुरुआती बातचीत के बाद इन नेताओं की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आज बीजेपी बैकफुट पर है। खबरें तो यहां तक की हैं कि स्वामी प्रसाद लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कई स्तरों पर पार्टी मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और इसके बाद करीब 6 महीने पहले स्वामी प्रसाद जो थे वो सपा के संपर्क में आए। फिर करीब 1 महीना पहले बीजेपी को झटका देने की पटकथा तैयार की गई। तय रणनीति के तहत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद गैर यादव ओबीसी नेताओं की बारी बारी से इस्तीफे देने की योजना बनाई गई, जिससे बीजेपी के लिए सत्ता की चाबी साबित हुए इस वर्ग को सियासी संदेश दिया जा सके। संदेश ये जाए कि इस वर्ग का बीजेपी से मोहभंग हो गया है और कुछ ऐसा ही हुआ। बीजेपी में इस्तीफा देने वाले सभी नेता सपा में जा रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव की नजरें गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मण मतदाताओं पर हैं। गैर यादव ओबीसी को साधने के लिए जहां अखिलेश इसी वर्ग के बीजेपी नेताओं को हाथों हाथ ले रहे हैं, वहीं ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए सीएम योगी पर अपनी ही जाति को ज्यादा बढ़ावा देने और ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते रहे हैं। अखिलेश इस बार एक खास रणनीति के तहत चुनाव में बीजेपी को उसी की चाल से मात दे रहे हैं। अखिलेश इस बार चुनावों में गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब तक बीजेपी राम मंदिर निर्माण की शुरुआत और काशी विश्वनाथ मंदिर के कायाकल्प का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन अब उसे ओबीसी वर्ग की उपेक्षा के आरोपों पर सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी इस वक्त धर्म संकट में है। उसे सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि मंत्री और विधायक पार्टी से पलायन कर रहे हैं, बल्कि सबसे बड़ी चिंता उस हिंदू वोट बैंक में फूट पड़ने की है जिसे भगवा दल ने साल 1990 के दशक से एक एक करके जोड़ा। और इसी टेंशन के कारण इस्तीफे शुरू होने के बाद राज्य के सभी नेता सफाई देने के लिए मैदान में उतर आए, जिससे जनता में कोई गलत संदेश ना जाए। लेकिन डैमेज कंट्रोल करने में जुटी बीजेपी के लिए अब काफी देर हो चुकी है। बीजेपी का आला नेतृत्व जब तक नींद से जागा
तब तक प्रदेश बीजेपी में खेला हो चुका था। बीजेपी से इस्तीफा देने वालों में ओबीसी समुदाय के बड़े चेहरे और मंत्री दारा सिंह चौहान ने एक टीवी चैनल पर कहा है कि उन्होंने दुखी मन से इस्तीफा दिया है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी, आधे से ज्यादा जनसंख्या ओबीसी समुदाय की है। भाजपा को पूरे मनोयोग से न सिर्फ ओबीसी बल्कि दलित समाज ने भी समर्थन दिया। नौजवानों और किसानों ने अपनी खुशहाली की चाह में समर्थन किया, लेकिन 5 साल सरकार चलाने के बाद ओबीसी अधिकारियों के साथ खिलवाड़ हुआ। आरक्षण अधिकार से छेड़छाड़ की गई। 5 साल तक नौजवान, किसान, कर्मचारी सारे लोग परेशान रहे। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह, जो अब समाजवादी हो गए हैं, उनकी माने तो साल 2017 के चुनावों में भोला भाला पिछड़ा समाज, जो किसी के कहने पर बीजेपी के साथ जुड़ा, वो पिछड़ा समाज अब जाग चुका है। उसके कारण ही भाजपा ने सत्ता सुख भोगा। अब आगे ऐसा होने वाला नहीं है। तो क्या अब बीजेपी के लिए 2017 का इतिहास दोहराना नामुमकिन है? यूपी में जो आज की तस्वीर है वो तो यही कहानी बयां कर रही है। बीजेपी छोड़ने वाले नेताओं की जाति और कद ने बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। यूपी में मची सियासी भगदड़ ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी और दलित समुदाय की उपेक्षा की गई। पार्टी में यहां पर जो पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर विधायक ओबीसी गैर यादव बिरादरी से आते हैं। तीनों मंत्रियों का क्षेत्र में अपना प्रभाव है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद को ओबीसी नेता के तौर पर आगे लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी को खबर किए बगैर अंदर ही अंदर घात लगा रहे थे। ये बात अलग है कि उनकी असली चुनौती तो अब शुरू होगी, जब उन्हें सभी जातियों के नेताओं को टिकट देना होगा। इधर साल 2019 और 21 के एनएफएच सर्वे के अनुसार यूपी की आबादी का 50% ओबीसी है। ऐसे में बीजेपी के कैलकुलेशन में 80% हिंदू और 20% मुस्लिम के बीच चुनाव का समीकरण गड़बड़ा सकता है। ब्राह्मण वर्ग पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि यह सरकार राजपूतों की ज्यादा हितैषी है। अगर ओबीसी वोट बैंक भी खिसका तो बीजेपी को तगड़ी चोट लग सकती है। यही नहीं, अगर जाति पर चुनाव आगे बढ़ता है तो कुछ और बड़े नेता जो बीजेपी में गए हैं अलग रास्ता चुन सकते हैं। अतीत के पन्नों पर नजर डालें तो 1990 के दशक में जब बीजेपी नेतृत्व को लगा कि पार्टी के चेहरे और कैरेक्टर को बदलना चाहिए, चेहरा, चोला और चरित्र की बातें हुई। उस वक्त राम मंदिर आंदोलन तेज हो रहा था। यूपी में अभियान के लिए ओबीसी चेहरे पर भरोसा जताया गया, जहां से उसे पॉलिटिक्स ग्रोथ मिलना शुरू हुई। लोध समुदाय से आने वाले कल्याण सिंह सीन में आए। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। लेकिन उस वक्त पूर्व पीएम वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर बड़ा दांव चला और ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। ये वो वक्त था जब दलित वर्ग में भी राजनीतिक चेतना पैदा हो गई है। काशीराम ने दलितों को केंद्र में रखकर बीएसपी बनाई थी और आक्रामक प्रचार अभियान शुरू किया। इसके बाद मंडल और मंदिर की राजनीति शुरू हुई। 2000 में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने ओबीसी को लुभाने के पार्टी के एजेंडे को जारी रखा। उन्होंने कोटे के अंदर कोटे का फार्मूला निकाला, जिससे ज्यादा पिछड़ों को अपने साथ किया जा सके। लेकिन 2002 में पार्टी चुनाव हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने विवादास्पद कोटा प्रणाली पर स्टे लगा दिया। हालांकि ओबीसी बैंक के करीब जाने की कोशिशों का फायदा साल 2014 के लोकसभा चुनावों में हुआ। कुर्मी, लोध जैसे दलों में बीजेपी की जबरदस्त पैठ हुई और बीएसपी सिर्फ दलितों की पार्टी और सपा पर यादवों की पार्टी होने का ठप्पा लगा। इसने 2017 में और फिर 2019 के चुनावों में भी बीजेपी की मदद की और बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोट एकजुट हुआ। लेकिन इस बार बीजेपी की इस चाल को काटते हुए अखिलेश ने पहले दांव चलते हुए ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। वो इस रेस में बीजेपी से काफी आगे चल रही है। तो ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, बीजेपी में धर्म संकट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।